नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। आज सुबह 11 बजे आएंगे गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। 11 करोड़ 86 लाख की लागत से बना है ये भवन। गोरखनाथ मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जाएंगे यहाँ पे सीएम, और विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 करोड़ 86 लाख की लागत से पूरा भवन का निर्माण किया गया है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है गोरखपुर का। फिर गोरखनाथ मंदिर में जाके कई ऐसे कार्यक्रम है जिनमें हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पूरा कार्यक्रम है उनका ये, और आज से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाने वाले हैं। और बता दें कि माना ये जा रहा है कि 2 दिवसीय पूरा ये दौरा है, जो 11 बजे जाएंगे गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि गोरखपुर से खासा लगाव है सीएम का, और ऐसे में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण यहां पे सीएम द्वारा किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ऐसे में बता दें कि हमेशा से सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जाते हैं तब नई सौगात लेके आते हैं, और हमेशा से गोरखपुर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार रहता है कि जब जब आएंगे तब तब गोरखपुर को फिर नई सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, यानी मंगलवार को। वो 2 दिनों तक शहर में रहेंगे। इस दौरान वो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ करेंगे। आदित्य ज्यादा जानकारी के साथ सीधे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, कितने दिवसीय दौरा, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? जी, जैसा कि मैं बता दूं, आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे आ जाएंगे। यह दौरा 2 दिन से 3 दिन का हो सकता है, क्योंकि इस दौरे में बहुत से कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर में पुरान मंदिर के पूर्व के पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी और दिव्यनाथ जी की जो पुण्यतिथि है, उसका 1 सप्ताह का जो आयोजन चलना है, उसका आज वो आरंभ करेंगे। और 2 और 3 अक्टूबर को उस कार्यक्रम का समापन में भी उपस्थित रहेंगे। आज सबसे पहले वो 11 बजे प्रशासनिक भवन गोरखपुर में जो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, उसके प्रशासनिक भवन जो 12 करोड़ से बना, उसका उद्घाटन करेंगे। उसका तो गोरखनाथ मंदिर आ जाएंगे। वहां पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने के पश्चात आज मंदिर में विश्राम करेंगे, और कल सुबह जनता दरबार लगाएंगे। इस बीच वो विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, और बैठक में जो कार्य गोरखपुर में चल रहे हैं उसका समीक्षा बैठक करेंगे और उससे प्रगति के बारे में जानेंगे। जी, कहा यह जा रहा है कि शोभा यात्रा भी यहाँ से निकाली जानी है, उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कितनी जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शोभा यात्रा निकलनी है वो मंदिर के गर्भगृह से दिग्विजयनाथ जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक जाएगी। क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर दूर दराज से संत जो पुजारी है वो आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं। काफी लोगों की व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए यात्रा निकाली जाएगी। जी, और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास सीएम के इस दौरे से, और जो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे वो कितना खास हो जाता है, क्योंकि बड़ी लागत से इसका निर्माण किया गया है? जी, पहले तो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय नहीं था। जब से यह विश्वविद्यालय बना वहां पर बहुत सी कमियां थी, प्रशासनिक भवन और काफी चीजें वहां पर बदली हैं, जैसे कि हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। जब से वो विश्वविद्यालय बना है वहां पर इस प्रशासनिक भवन की बहुत ही आवश्यकता थी। कुछ दिन पूर्व इसकी सौगात योगी आदित्यनाथ दे दिए थे, और जो आज बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिससे बहुत से छात्र जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको प्रशासनिक जो भी समस्या, या जो पूर्व में पढ़े छात्र हैं उनको जो प्रशासनिक दिक्कतें आती थी, उनको कई भवनों में घूमना पड़ता, अब एक ही भवन से वहां पर सोल्यूशन निकल आएगा। जी, ये तो रही आज की बात। चूंकि कल का दिन भी उनका गोरखपुर में ही रहने वाला है, यहाँ पे जनता दरबार वो लगाएंगे। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा? क्या आगे के जगहों के लिए वो रवाना हो जाएंगे या वहां पे ठहरने वाले हैं? क्या अपडेट? जी, जैसा कि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, योगी आदित्यनाथ कल पर्यटन विभाग से संबंधित कई बसों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 50 जो भी टूरिज्म से संबंधित व्यक्ति हैं उनको 50 लोगों को कुशीनगर
जो कि बगल में बौद्ध भगवान का स्थान है, वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन करेंगे। जी यानी कि इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भी मिलने वाली है, जिससे आवाजाही जो है वो सुगम हो सके। जी, वो स्थान यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। वहाँ पर ट्रेन का कोई रास्ता ऐसा अभी तक बना नहीं है जिससे कि ट्रेन से बहुत असुविधा पूरा आदमी पहुंच जाए। इसलिए एक इलेक्ट्रिक बस जिससे कि टूरिज्म को, जैसे योगी आदित्यनाथ का हमेशा ही रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि सरकार की जो चीजें हैं दिख से आएंगी, इसलिए वो बसों का उद्घाटन करेंगे। जी कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? करीब आज 11 बजे वो सीधे गोरखनाथ मंदिर जाके पूजा करने के पश्चात वहां पर MMM जो मदन कॉलेज है उसमें पहुंचेंगे। जी, क्या डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे उनके साथ, कोई बड़े अधिकारी? सारे आला अधिकारी और स्थानीय सांसद विधायक तो हमेशा ही उनके साथ मौजूद रहते हैं। पता चल रहा है कि डिप्टी सीएम भी उनके साथ गोरखनाथ मंदिर में जो महंत अवैधनाथ और दिव्यनाथ की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है उसमें उपस्थित रह सकते हैं उनके साथ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए आदित्य। तो देखिए आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर जाने के बाद वो कई ऐसे लोकार्पण उनके द्वारा किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। 51,000 युवाओं की संख्या बताई जा रही है जिनके नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है कार्यक्रम। और ऐसे में यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। बता दें इसके बाद अपना संबोधन भी देंगे, युवाओं को जानकारी भी देंगे, उनको संबोधित भी यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। 51,000 युवाओं की संख्या बताई जा रही है जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और आज अमृतसर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। क्षेत्रीय परिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रमुख होंगे इसमें शामिल। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख होंगे इसमें शामिल। सीएम के साथ मौजूद रहेंगे राज्य के सभी मंत्री। तो अहम बैठक यहाँ पे गृह मंत्री द्वारा होने जा रही है। पंजाब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पे अहम बैठक होने जा रही है। तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रमुख के साथ ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रमुख भी इसमें मौजूद रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। कवायद यही है कि जो भी आतंकवाद है या खालिस्तानी से निजात दिलाने के लिए ये गृह मंत्री का एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम के साथ भी यहाँ पे बैठकों का दौर शुरू होगा और आज अमृतसर में ये बैठक होने जा रही है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तमाम मंत्री को बुलाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 3 राज्यों के सीएम भी आके इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और 29 सितंबर को बीजेपी महासचिवों की बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक होगी। विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बैठक होने जा रही है। 29 सितंबर को बीजेपी महासचिवों की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक होने जा रही है जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जा सकती है, मसौदा यहाँ से तैयार किया जा सकता है। और ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा से एक्टिव होती हुई नजर आती है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो। तमाम चुनावों के लिए बीजेपी पहले से अपना मसौदा बनाती है, इसलिए रणनीति अब करते हुए बीजेपी के तमाम दल के लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में एक के बाद एक बैठक चल रही है और ऐसे में बीजेपी कार्यालय में ये महासचिवों की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर है। पीएम जम्बूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरे होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी
कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया? सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है?
वहीं चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अर्बन नक्सलवाद का जिक्र किया। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए वो आपको सुनवाते हैं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े नाम शामिल है, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है, जो दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फागन सिंह कुलसते निवास विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में हुक्कार भरेंगे। तो इंदौर 1 से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनावी ताल ठोकेंगे। इसके अलावा जबलपुर से सांसद राकेश सिंह चुनावी रण में उतरेंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो प्रयागराज के सौरावा थाना क्षेत्र के दरोगा पर युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप है, जिसके बाद पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने सौरावा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जहां ग्रामीण ने दरोगा पर एफआईआर की मांग कर रही है लगातार, जिसके बाद प्रशासन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। बता दें, युवक को गुमशुदगी मामले में पूछताछ के नाम पर बुलाकर पिटाई की गई। स्पोक्समैन कंवलजीत सिंह अजराना ने ऐतिहासिक गुरुद्वारे साहिब पातशाही छठी में रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सिख धर्म से दूर हो रहे युवा वर्ग का मार्गदर्शन के लिए हरियाणा कमेटी बनाई जाएगी, जो मार्ग से भटक रहे युवाओं को फिर से मार्ग पर लाने का काम करेगी। युवाओं को सिखों के गौरवमय इतिहास की जानकारी देकर उसे गुरुवाणी से जोड़ने का काम किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटी की ये प्राथमिकता है कि HSGMC के प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंध के मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को साधने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। और यमुनानगर में आशा वर्कर्स को अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि आशा वर्कर्स ने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां दी। वहीं इस दौरान यमुनानगर में काफी भारी संख्या में आशा वर्कर इकट्ठा हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी।
पश्चिमी अमृतसर के विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधू ने वार्ड नंबर 56 के भूतनपुरा स्थित गुरुद्वारे तपोवन साहिब का दौरा किया। इस दौरान वार्ड नंबर 56 के इंचार्ज बलदेव सिंह ने विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह को गुरुघर को जाने वाली सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, गुरुघर आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक ने जायजा लेने के बाद कहा है कि इलाके में सभी काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। गुरुघर के पास की सभी सड़कों और गलियों का निर्माण जल्द करवाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके लिए विधायक को धन्यवाद दिया। झालावाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य राजमाता स्वरूपा देवी का सोमवार को निधन हो गया। दरअसल राजमाता लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी, तो वहीं राजमाता ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के झाला हाउस में अंतिम सांस ली। बता दें कि मंगलवार को झालवाड़ा जिले में उनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है। तो राजमाता स्वरूपा देवी का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और ऐसे में दिल्ली के झाला हाउस में वो अंतिम सांस उन्होंने ली है और कहा यह जा रहा है कि मंगलवार को अंतिम संस्कार हो जाएगा। मोहाली के जिला उपायुक्त के दफ्तर के रूम नंबर 32 के छत की फॉर सीलिंग गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त ना तो कोई दफ्तर में तहसीलदार कुलदीप सिंह मौजूद थे और ना कोई दूसरा शख्स, जिस कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के हारी मोड़ के समीप एक युवक ट्रक के चपेट में आ गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि युवक अपनी पुत्री के घर से अपने घर में चमटू रुगड़ी टोली कर्मा पर्व मनाने जा रहे थे। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। और मामला बोकारो थलमर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडीह कांटा घर का है, जहां दिन के उजाले में ही बिना रोक टोक के अवैध कोयला की ढुलाई मोटरसाइकिल से लगातार जारी है। जहां स्थानीय थाना और कोयला की सुरक्षा में तैनात सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम मुख्य दर्शक की भूमिका निभाते नजर आ रही है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जारंगडीह खुली खदान के खान प्रबंधक बाल गोविंद नायक शनिवार की सुबह एक्शन में दिखे और कोयले की अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय थाना सीसीएल जारंगडीह सुरक्षा विभाग की टीम को लेकर कांटा घर में दबिश दी। और गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस को एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। बता दें कि बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी।
डिग के खो गांव में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर की नली फटने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। तो वहीं युवक को उपचार के लिए परिजनों ने डिग चिकित्सालय में भर्ती कराया। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते युवक को भरतपुर चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पे बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि लोनी थाने के रूपनगर कॉलोनी में 2 मंजिला मकान भरभराकर नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मी ने राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। बता दें कि घटना के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।